और आप मुझे यदि देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कुछ थंब इम्प्रेशन कर दीजिए जिनके वीडियोस ऑन है, या आपको टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा मुझे आप सूचित कर सकते हैं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज शनिवार है, और शनिवार का दिन हर व्यक्ति के लिए कितना बिजी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना वीकेंड को इसको एक तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। एक हर व्यक्ति अपने आप में वीकेंड को मना रहा होता है। लेकिन आप सबने अपना कीमती समय यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम विकास बंडी है। मैं महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से हूँ। और आ, यहाँ पर जिस तरीके से मैं आज आया हूँ, तो एक न एक दिन मैं भी पहली बार एक फिजिकल मीटिंग में इसी तरह से मैं आया था। पहली बार धोलेरा अवेयरनेस प्रोग्राम को समझ रहा था, देख रहा था। और मुझे इस बारे में जानकारी देने के लिए मेरे मामी जी, जो कि बांसवाड़ा में रहते हैं, और वो एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर रहे हैं, और वो मुझे काफी प्यार करते हैं। इससे मुझे मालूम हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। और जब उन्होंने मुझे बताया तो देन मैंने भी एक शुरुआत की, वो थी अगस्त 2024। अगस्त 2024 से मैंने अपना खुद का पहला एक प्लॉट लिया। देन ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। तो ये जर्नी क्या है, ये बीच बीच में हम बात करते रहेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान। और हम शुरुआत करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन की। जस्ट मिनट। तो मैं मेरिक इंफ्राटेक की ओर से विकास विकास बंडी आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपको यदि मेरी इसकी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज थंब इम्प्रेशन बता दीजिएगा मुझे। जस्ट जस्ट मिनट, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जस्ट मिनट, कुछ टेक्निकल चैलेंज आ रहा था। एक मिनट। ओके। ओके। थैंक यू। चलिए। तो देखिए, बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, बात हो रही है रियल एस्टेट की, बात हो रही है हमारे फ्यूचर में हम जो भी हमने मेहनत से पैसा कमाया है उसको इस तरह इस जगह लगाए जहां पर हमको कई सारा मल्टीप्लिकेशन मिले। तो जैसे मैं उज्जैन शहर से हूँ, और मेरा जो लगभग 28 साल का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर रहा है। मैंने म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग जगह रियल एस्टेट में मैंने काम किया, पोस्ट ऑफिस के एजेंट के रूप में काम किया, इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम किया। तो मेरा यही पर्पस होता था कि जो लोग मेहनत से पैसा कमा रहे हैं उन्हें सही तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करवा सकूं। तो जब रियल एस्टेट की बात आती थी, तो रियल एस्टेट में मुझे किन के साथ डील करना है, जो इन्वेस्टर हैं। लेकिन आज हमारे आजू बाजू में, या आप भी जहां पर रहते हैं, आप भी आजू बाजू में मेरी बात को महसूस करेंगे। रियल एस्टेट में दो तरह के निवेशक होते हैं। एक होते हैं जो रहने के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जहां पर सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। और एक होते हैं जो प्योर इन्वेस्टर की तरह होते हैं, और वो वहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट मैं हमेशा देखता था, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट दिखते थे मुझे, वो कौन कौन से दिखते थे, डेवलप्ड एरिया में दिखते थे। अगर वहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को बोलूं तो शायद ही उतना एप्रिसिएशन उनको मिल पाएगा जहां पर उस जगह पर जहां डेवलपमेंट हो रहे हैं या होने वाले हैं उस जगह पर मिलता। तो जब मेरे पास में ये प्रोजेक्ट आया तो मुझे सबसे पहले यही समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो इसमें अगर हम शुरुआत करें, बात करें सबसे पहले, जैसे ये एक पिक्चर आपको दिख रही है, जो एक बेरल लैंड है जिस बंजर जमीन जमीन हमको दिख रही है। और यदि मैं फ्यूचर में ये ना बताऊं कि इसमें क्या होगा, और आपको बोलूं कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो शायद ही आप में से कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यदि मैं बताता हूँ कि फ्यूचर में ये जो जमीन आपको खाली दिख रही थी, जो भी बंजर दिख रही थी, ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील होगी, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये दोनों जो पिक्चर है ये एक ही जगह की है, एक ही एंगल से ली हुई है। बस इसमें जो अंतर है तो है 30 सालों का। यह है दुबई की शेख ज़ायद रोड। और आज सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कहा जाता है, इस जगह को बोला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो कहते हैं कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। तो किसी भी देश का, किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश की ग्रोथ में मदद करता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे हार्ट का जो साइन है ना आपके जूम पर, वो आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं, मैं, ताकि मुझे पता होगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हम ये टू वे कम्युनिकेशन करेंगे।
क्योंकि चूंकि हम डिजिटली कनेक्ट हैं, और आप जिस चीज से कनेक्ट हैं वो है मोबाइल या आपका लैपटॉप, तो कई बार डिस्ट्रक्शन होने की संभावना है। तो अगला 30 मिनट हम दुनिया के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा है, तो आप समझ सकते हैं तो आपको कितनी बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था दुबई का पाम जुमेरा। इसमें टफ टास्क ये था कि समुद्र के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और इसे कर दिखाया था हेल्क्रो कंपनी और जेकॉब्स कंपनी, जिसे मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप और अमेरिका में कई सारे शहर बनाने का एक्सपीरियंस है। तो ये जो पिछली अभी 3 स्लाइड पर मैंने बात की है ना, ये सब चीजें पास्ट में हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज आपसे बात करेंगे, उनका इनसे बहुत कुछ लेना देना है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये सब चीजें शेयर की है। अब इंडिया के अंदर आया है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी टाइमलाइन थी 2008 से 2026। अभी 2026 शुरू होने को है, और मैं आपको बता रहा हूँ उसके पहले ये पूरे चीजें चीजें कंप्लीट हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, यदि ये केवल एक रोड ही बनाना होता, एक 8 लेन एक्सप्रेसवे ही बनाना होता, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो इसको बना सकते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं, जैसे मोदी साहब कहते हैं ना कि 2047 में विकसित भारत की तरफ जाएंगे, तो ये उसका बहुत बड़ा टूल है। और इसीलिए इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए दो ऐसी कंपनियों को हायर किया गया, जिसने, अभी आपने पाम जुबेरा का देखा था ना जिस तरीके से, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है। उनका नाम है एकोम कंपनी, जिन्होंने मैनेजमेंट किया इस पूरे DMIC का, और मास्टर प्लानिंग किया जेकॉब्स। ये दोनों वही कंपनियां हैं जिसने कई सारे शहरों को बनाया है, इंडिया की नहीं, इंडिया के कई सारे बाहर के देशों में भी। तो हम बात करते हैं DMIC के बारे में थोड़ा सा, देन फिर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं DMIC से कनेक्टेड है अपना प्रोजेक्ट। तो जब गवर्नमेंट थी 2008 में UPA, और 50-50% ज्वाइंट वेंचर हुआ इंडिया और जापान का, और $90 बिलियन इसकी कॉस्ट निकल करके आई। इसमें 6 राज्यों को लिया गया: यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1480 किलोमीटर का ये 8 लेन एक्सप्रेसवे लगभग पूरा बनकर के तैयार है। 2026 में इसका इनॉग्रेशन होगा, और बहुत सारा पार्ट इसका जो है शुरू हो भी चुका है। ये क्यों बन रहा है DMIC, ये हमारे प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है हमारे देश में, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो 2008 में जब GDP 4.7% थी, तो लक्ष्य बनाया गया कि इसे 10% लेकर के जाना है। लेकिन कैसे लेकर के जाया जाए, तो उस समय जो भी तत्कालिक सरकार थी, उन्होंने बात की कि दो मेजर फैक्टर है। अगर इस पर डायरेक्टली काम किया जाए तो GDP की भी ग्रोथ होगी, और महंगाई की जो समस्या है उस पर भी थोड़ा सा लगाम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में बेरोजगारी की, उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। तो वो दो मेजर फैक्टर क्या है? वो पहला मेजर फैक्टर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे देश का आज जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस समय जब मैं 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कि जो आज है उससे बेहतर इसको किया जाए, जिसमें रोड, रेल, एयर और सी कनेक्टिविटी आती है। और दूसरा है प्रोडक्शन हाउस। जो हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर है, उन डिपेंडेंसी को ब्रेक किया जाए, और हम आत्मनिर्भरता की तरफ चलें। इन दो बड़े लक्ष्य को लेकर के जो DMIC है उसको तैयार किया गया। और उससे बड़ी बात जो आज हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो दो इन बड़े लक्ष्य को लेकर के तैयार कर रही है हमारी यहाँ की सरकार। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे जरूरी साधन है वो रोड। रोड की अगर बात करें तो 1480 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेस वे लगभग बन करके तैयार है। और ये इसकी एक्चुअल इमेज आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको। अब ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा साधन होता है रेलवे। रेलवे का घाटे में रहने का कारण है ना, पैसेंजर गाड़ियां नहीं है, मालवाहक गाड़ियां। क्योंकि दोनों की पटरी सेम है। जब मालगाड़ी को, पैसेंजर गाड़ी को निकलना होता है तो मालगाड़ी को रोक दिया जाता है। तो जो 2 दिन में गुड्स पहुंचना होता है, उसको 4 से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो इसको देखते हुए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने। जैसे DMIC रोड के लिए बनाया गया है, ये भी दिल्ली टू मुंबई है, वैसे DFC बनाया गया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और इसका 93% काम हो चुका है ना, मतलब 93% ही ऑपरेशनल हो चुका है। केवल मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, काम हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। और इसमें दो बड़े तब्दीली की है। 750 मीटर की जो मालगाड़ी थी ना, उसको 1500 मीटर कर दिया। और जो कैपेसिटी थी उसकी, वो जस्ट डबल कर दी। मतलब 4 टाइम गुड्स टाइम से पहुंचेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये दूसरा बड़ा साधन जो पूरी तरह तैयार हो चुका है। तीसरे साधन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का तीसरा साधन है एयरपोर्ट। अब ये जो DMIC से कनेक्टेड जितने भी राज्य हैं, इन सब में एयरपोर्ट तो है, लेकिन वो है पैसेंजर एयरपोर्ट। और GDP की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कार्गो एयरपोर्ट की जरूरत है।
अब कार्गो एयरपोर्ट के बड़े स्तर पर बनता है, बड़ी जगह पर बनता है, तो रोड और रेल तो सभी 6 राज्यों को मिल रहे हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट है, कार्गो एयरपोर्ट है, वो सभी को नहीं मिल सकता। इसलिए देखा गया कि इन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कौन से राज्य का है, तो ये निकल करके आया गुजरात का। अच्छा, हम में से गुजरात से कौन कौन है, थोड़ा सा यदि अ, किसी भी तरह से एक इम्प्रेशन कर सके, हम इम्प्रेशन कर सके, चाहे चैट बॉक्स तो शायद चालू नहीं होगा, तो जो भी है आप मुझे किसी भी तरह एक इंडिकेट कर दें कि हम गुजरात से हैं। तो फाइनली इन 6 राज्यों में फाइनल ये हुआ कि कार्गो एयरपोर्ट मिलेगा गुजरात को। और अब हम बात करते हैं सी कनेक्टिविटी की। तो इन 6 राज्यों में सी कनेक्टिविटी दो ही राज्य के अंदर है, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सी पूरी तरह पैक हो चुका है, नया पोर्ट नहीं बन सकता, तो फाइनली गुजरात में काफी बड़ा एरिया सी एरिया है जो अभी खाली भी है, और उस पर अच्छा पोर्ट, बड़ा पोर्ट बन सकता है। तो ये निकल कर गया, ये भी गुजरात। तो चारों कनेक्टिविटी एक राज्य में तो आएगी आएगी, और वो राज्य फाइनल हुआ उस समय गुजरात। लेकिन गुजरात में कहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा शहर बनाना है, बहुत बड़ी जगह बनाना है, तो अगर एग्रीकल्चर लैंड का यूज किया जाएगा तो उससे भी हमारी जीडीपी को नुकसान होगा। तो उस समय जो जगह को चिन्हित किया गया कि फाइनली एक ऐसा शहर कहाँ बन सकता है, तो वो जगह है धोलेरा, जहां पर चारों कनेक्टिविटी कनेक्ट भी हो गई, और इंडिया नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना सके। एक्चुअली धोलेरा क्यों बन रहा है, अभी ये मैंने आपके साथ शेयर किया, कितना बड़ा रीजन, कितना बड़ा विजन के साथ धोलेरा बन रहा है। तो धोलेरा अपने आप में एक, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, सबसे पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है धोलेरा, और इसको इस अवार्ड से नवाजा भी गया है। अब बात करते हैं धोलेरा कहाँ बन रहा है। तो जब हम अहमदाबाद से भावनगर की तरफ आते हैं, तो बीच में आपको एक मार्किंग दिख रही है, वो है धोलेरा। तो ऐसी जगह नहीं है धोलेरा की सुनसान वीरान जगह है जहाँ पहले कोई नहीं गया हुआ है। ऑलरेडी वहाँ 4 लेन 6 लेन कनेक्टिविटी पहले भी थी। अहमदाबाद से ये 100 किलोमीटर है, वडोदरा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65, और राजकोट से 170। इन सब शहरों से और जल्दी 40 से 50 मिनट में पहुंच जाए, इसलिए गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे भी बना रही है अभी। स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी है, और एक्सप्रेस वे भी अहमदाबाद से वडोदरा से भावनगर से बनकर के तैयार है, और राजकोट का भी काम अभी चल ही रहा है। तो ऐसे सब जगह से जल्दी आप धोलेरा पहुंच जाए, तो इस तरीके से रोड कनेक्टिविटी अभी आपको अच्छी मिल जाएगी। अब हम धोलेरा कितने एरिया में बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, तो बात करते हैं 920 स्क्वायर किलोमीटर में धोलेरा बन रहा है। 2015 में टोटल 33 विलेज को धोलेरा के लिए एक्वायर किया गया, उसमें से 22 विलेज में एसआईआर एक्ट है। वो क्या है वो हम आगे की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो अगर 920 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, तो ये जैसे अहमदाबाद, मुंबई और सिंगापुर जैसे देश है, उससे भी ये बड़ा शहर बन रहा है। तो अब हम थोड़ा धोलेरा की प्लानिंग को समझते हैं। धोलेरा जो डेवलपमेंट एरिया, जैसे 920 स्क्वायर किलोमीटर में धोलेरा है, तो उसमें से डेवलपमेंट एरिया रहेगा 570 स्क्वायर किलोमीटर, बाकी ग्रीनफील्ड ग्रीनलैंड रहने वाला है। इसको 3 फेज में कंप्लीट किया जा रहा है, पहला फेज 2026 में, दूसरा 2032 में, तीसरा 2042 में। एक एक्टिवेशन एरिया करके एक एरिया तैयार है कि धोलेरा फ्यूचर में कैसा दिखेगा, उसकी रोड की चौड़ाई कितनी रहेंगी, प्लांटेशन कैसे रहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे रहेगा, और सिक्योरिटी सिस्टम धोलेरा में किस तरह दिखेगा। और एक मेन मेड रिवर बन रही है पूरे धोलेरा के अंदर, एक केनाल टाइप है, और बड़ी एक नदी का रूप ले रही है वो। तो वो नदी कैसी दिखेगी, 10 किलोमीटर के लगभग, वो भी बन करके तैयार है। तो इस एक्टिवेशन में एरिया में जा करके आप पूरे धोलेरा को विजुलाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर का धोलेरा किस तरह बनेगा, एक डेमो की तरह बन करके तैयार है। तो धोलेरा बनाने की मैं बैक, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। धोलेरा बनाने के दो पर्पस गवर्नमेंट के मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सबसे पहला कि ट्रांसपोर्टेशन की चारों कनेक्टिविटी वहां आ जाए, और दूसरा पर्पस, बड़ा पर्पस मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन हाउस बने इंडिया में, जो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर है वो प्रोडक्ट हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि हमारे देश में हर 5 साल में पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर भी होते हैं, और इस तरह के कई सारे उदाहरण हमारे देखे गए हैं। आपको ध्यान होगा, टाटा नैनो का प्लांट पहले कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल में, और पूरी तरह वो तैयार भी हो चुका था, और उसके बाद वहां की जो सरकार थी उन्होंने वहां का बहिष्कार किया उस टाटा नैनो को प्लांट का, और फिर मोदी जी ने साड़न में उन्हें जगह दी थी, ये सबको कहानी याद होगी। तो इस तरह अगर हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, और फ्यूचर में किसी भी तरह सरकार की ज्यादा दखल अंदाजी ना रहे, पॉलिटिकल इंटरफेयर ना रहे, उसको लेकर के
एक बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया धोलेरा के अंदर, जिसका नाम है था स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। 2009 में इसे बनाया गया, 2016 में इसे पारित कर दिया गया। इसके अंदर जो भी जो चीजें हैं, जैसे जो लीगल फ्रेमवर्क आज तैयार हो चुकी है, जो ऑपरेशन रेगुलेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो गया है, उसको फ्यूचर में कोई भी सरकार आके उसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं कर सकती। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है उस इंडस्ट्री के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे अवसर लेकर के आ रही है। तो जब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गई तो बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज आज धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आज अभी हमने बात की सबसे पहले डीएमआईसी के बारे में। डीएमआईसी का एक पार्ट है धोलेरा, और धोलेरा दो बड़े बहुत बड़े पावरफुल विजन के लिए के साथ तैयार हो रहा है, और जिसमें क्या क्या चीजें हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा धोलेरा के बारे में आपके और मेरे बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैं धोलेरा से लगभग 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, और ना मैं एंड यूजर के रूप में जब, क्योंकि ये स्लाइड में हमने क्यों लिया है, ये वाली स्लाइड क्यों हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक दिन आपकी जगह पर बैठा हुआ था और मुझे भी धोलेरा के बारे में बताया जा रहा था। तो मेरे मन में एक सवाल आया था, ये जो भाई साहब या जो मैडम मुझे बता रहे हैं, तो ये मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें कि भारत में इतना सब कुछ होने वाला है। मैं ना तो एंड यूजर के रूप में धोलेरा में जाने वाला हूँ, ना मैं धोलेरा जिस राज्य में उस राज्य का रहने वाला हूँ, और ना मैं आगे फ्यूचर में किसी तरह की इंडस्ट्री लगाऊंगा, है ना। तो ये मेरे अंदर सवाल आया, तो मुझे बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दी गई, और इसी कारण मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो धोलेरा में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जो ये भले ही हम एंड यूजर के रूप में नहीं जा रहे, भले हमको इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, हम भले उस राज्य के नहीं भी हैं, तो भी हमें धोलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। देखिए, एक समय होता था जब लोगों के मन में चीजें थी कि हमें 50 से 100 किलोमीटर के अंदर ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे अंदर भी ये चीजें दिमाग में थी पहले। मैं भी छोटा मोटा इन्वेस्टर तो रहा हूँ रियल एस्टेट में। तो जब मैंने देखा कि 500 किलोमीटर दूर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका पुख्ता बड़ा कारण होना चाहिए। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में जब भी हम निवेश करते हैं, तो आज की तारीख में तो लोग अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले। मानते हैं आप मेरी बात को? यदि आप मानते हैं तो हम इंप्रेशन दिखा सकते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हमें चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, देन एप्रिसिएशन अच्छा मिले। तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए होती है? उसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए लोकेशन। यदि अच्छी लोकेशन है तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में मिलेगी। और तो एक धोलेरा एक ऐसी लोकेशन है जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। और पहला ऐसा शहर बन रहा है जब लोग आने के पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है एक देश एक शहर को चलाने के लिए, वो ऑलरेडी या तो रेडी हो रहा है या रेडी हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। चारों कनेक्टिविटी यहाँ पर है, और जितने भी चारों कनेक्टिविटी वाले आप पुराने शहर देखेंगे तो उसमें रियल एस्टेट एप्रिसिएशन कितना फास्ट हुआ है, कितना बढ़िया हुआ है, और एक स्पीड जो मिली है वो स्पीड यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और तीसरा सबसे बड़ा, कि यहाँ की जो फ्यूचर प्लानिंग है ना सरकार की और गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छी है, इसलिए भी हमें धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज जिसके कारण लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्वालिटी है वो भी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई शहर होगा जो जो क्वालिटी यहाँ पर आज आपको मिलने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में बन रहा है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बन रहा है। इसमें उन एक्सपीरियंस कंपनियों को इन्वॉल्व किया गया है जिन्होंने कई सारे ऐसे ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहर बनाए हैं, जो आज शहर के गुण हम गाते हैं, है ना। जस्ट लाइक दुबई, जस्ट लाइक सिंगापुर, इस तरह के एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो धोलेरा में आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक बेसिक कारण मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से मैं बताऊंगा, कोई अपनी मन की बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं तथ्यात्मक चीजें बात करूंगा, और वो आपको पेपर में सब चीजें मिल भी जाएगी। अभी 22 सितंबर का आप न्यूज पेपर उठा करके देखिएगा, चाहे पत्रिका देखिए चाहे भास्कर देखिए, उसमें लिखा था कि अगले 5 से लेकर 10 साल के अंदर 8 लाख नए रोजगार का सृजन होगा धोलेरा के अंदर। और ये डायरेक्ट रोजगार की बात की गई थी उस न्यूज़पेपर में, और ये ऑथेंटिक तरीके से की गई थी। अब 8 लाख लोग अकेले तो आएंगे नहीं, वो आएंगे हम दो हमारे दो के साथ एटलीस्ट। तो आप मानिए कि अगले 5 से लेकर 10 साल के अंदर जो मिनिमम अगर पॉपुलेशन की भी बात करें तो 25 लाख से 40 लाख की जनसंख्या जब धोलेरा में होगी, तो लैंड क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता, वो लिमिटेड है। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसका एप्रिसिएशन होता है, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, और बहुत सारे जो आप चाहते हैं जिसके लिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। तो कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना हो सकता है, तो उसकी तो अब मैं बात करूंगा तो शायद आपको बचेगी नहीं, लेकिन हम मिनिमम की बात कर लेते हैं।
कि मिनिमम कितना ग्रोथ होगा। तो मिनिमम एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैलकुलेशन जो है ना ये छोटा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो रहेगा वो मिनिमम 5 से लेकर 10 साल के अंदर एटलीस्ट 10 टाइम ग्रोथ। अगर आज आप 10 लाख का एक प्लॉट लेते हैं तो एटलीस्ट वो 1 करोड़ का होना ही होना है। तो आप बोलेंगे विकास जी ये तो आप वर्बली बात कर रहे हो, ये तो हवा में कोई भी बात कर सकता है। क्या क्या इसके कुछ तथ्यात्मक तथ्य है? तो क्यों ग्रोथ होगी उसका मैं सबसे पहला कारण आपको बताता हूँ। वहाँ आ चुका है एशिया का सबसे बड़ा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 1426 हेक्टेयर में बना है दोस्तों। और ये, इसमें कई सारे आप छोटे बड़े शहर भी देख लेंगे कि इतने हेक्टेयर में तो शहर बना हुआ है। उसमें इतनी जगह पर एक कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जिसमें रनवे बन करके तैयार है, एयर ट्रैफिक बिल्डिंग का काम चल रहा है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, और ये 2027 में ऑपरेशनल होने वाला है, 2026 में ट्रायल फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी। आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज सबसे सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया तो उसके बाद ये जो मौका आज आपको मिला ना इस रेट में, वो कभी नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं दूसरा बड़ा कारण जिससे 10 टाइम ग्रोथ होना ही होना है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशनल का हब आ रहा है, और एयरबस और बोइंग के साथ उसका करार हुआ है। एविएशन जोन पूरा आ रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देन पूरा एविएशन जोन है। और इसका टाटा के साथ एयरबस का करार हुआ है। धुलेरा सी पोर्ट बनकर के तैयार है, और 2 पोर्ट मिल रहे हैं धुलेरा को। एक पिपाऊ में है, एक भावनगर में। पिपाऊ में आपको मालूम होगा अडानी पोर्ट है, और भावनगर में गवर्नमेंट का पोर्ट है, और ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है धुलेरा से। अब हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, क्योंकि वहाँ ग्रीन एनर्जी रहेगी, और 4,400 मेगावाट की क्षमता वाला। बिहार राज्य को जितनी बिजली चाहिए होती है ना, उतनी बिजली एक शहर को मिलेगी। तो केवल यही कारण नहीं है 10 टाइम ग्रोथ, एक सबसे बड़ा कारण मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर डिफेंस को लेकर के हथियार बनाने वाले कारखाने आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सोलर इंडस्ट्रियां, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का हब बनेगा धुलेरा। धुलेरा का दूसरा नाम मालूम आपको क्या रहेगा? सेमिकॉन सिटी। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हेवी इंजीनियरिंग और आईटी से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां। अभी हम पुणे और बेंगलोर को किस इंडस्ट्री के कारण जानते हैं? आईटी इंडस्ट्री के कारण, है ना? क्योंकि अभी आपकी तरफ से जवाब भी मैं दे दूंगा। तो आईटी इंडस्ट्री के कारण वहां पर लैंड एप्रिसिएशन कितना फास्ट और कितना बढ़िया हुआ है। यहाँ आईटी के साथ आप देखेंगे और भी कितनी इंडस्ट्री आ रही है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 इंडस्ट्री आईटी के अलावा। और इन इंडस्ट्रीज की 400 से 500 कंपनियां जब वहां पर रन होगी अगले 5 से लेकर 10 साल के अंदर, आप देखिए क्या एप्रिसिएशन, ये 10 गुना एप्रिसिएशन कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए मुझे, अपने आप को बताइए, मुझे मत बताइए, आप खुद। ये ये टोलेरा अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर हमारा पर्पस सेलिंग नहीं है। हमारा पर्पस है आपके कंफ्यूजन को दूर करना, आपके आपको डिसीजन लेने में मदद मिले, और आप अवेयर हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं। कल को ये ना बोले, अरे जैसे गुड़गांव बन गया, जैसे नोएडा बन गया, अरे धोलेरा का हमको मालूम भी नहीं पड़ा। तो अभी अगर हम उसमें रह गए हैं गुड़गांव में, नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने से, तो कोई दिक्कत नहीं, धोलेरा हमारे सामने है। अभी किस तरह की इंडस्ट्री, मैंने अभी इंडस्ट्री की बात करी, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसका क्या इन्वेस्टमेंट रहा है, और की कौन कौन आ गई है, हम उस पर बात करते हैं। जैसे टाटा का सेमीकंडक्टर में ताइवान की कंपनी के साथ, TSMC नाम है उसका, उसके साथ कोलोब्रेशन हुआ है। 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टाटा ने। अभी आप देखिए, ये सेमीकंडक्टर जो है ना, ये हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को चेंज करने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी तक हम बाकी सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर लेते थे, जैसे लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, मोबाइल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इसमें लगने वाली जो चिप है ना, वो हमारे यहाँ नहीं बनती थी। तो यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम सेमीकंडक्टर में आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टाटा ने किया है। और ये जो उसकी यूनिट है बनना शुरू हो गई, 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर काम चलता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट के अंदर उनको इसकी शुरुआत करना है। वेदांता ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर के अंदर किया है, और सेमीकंडक्टर के लिए वेदांता और टाटा ने बहुत अच्छे से आगे की रणनीति बनाई है। ग्रेव एनर्जी की बात करें तो 3,800 करोड़ रुपए की डील हुई है। साथ में एयरबस, जो C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट है, जो अभी वडोदरा में एक यूनिट चली रही थी, और साथ में एक बड़ी यूनिट धोलेरा में भी स्थापित होगी। जैसे अभी हमने बात की 4,400 मेगावाट का क्षमता वाला सोलर पार्क वहां पर बन रहा है, तो उसमें से 300 मेगावाट का शुरू हो चुका है, टाटा ने ये एक शुरुआत की है।
रिन्यू पावर जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने 100 एकड़ में अपनी एक इंडस्ट्री लगाई है जो ऑपरेशनल है। यहाँ पर आज तीनों शिफ्ट में काम होता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में लोग वहां पर आ रहे होते हैं, वहाँ की बसों के द्वारा बिल्कुल लाइन से बसें जा रही होती है, लोग उसके अंदर आ रहे होते हैं। एजू एक होटल कंपनी है, 5 स्टार होटल कंपनी है जापान की, और इन्होंने भी वहां पर लैंड ले लिया है, बोर्ड लग गया है, देन न्यू का काम शुरू हो चुका है। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड वहां पर आ चुके हैं अभी फिलहाल में, और कई सारे ब्रांड पीछे कतार में है अभी। इसमें एक नाम आपको दिख रहा है, टाटा, जो सबसे ट्रस्टेबल, कमिटेड, ऑनेस्ट ब्रांड है हमारे इंडिया का, और वो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर आया है, जिसमें भी टाटा एडवांस सिस्टम और टाटा पावर की शुरुआत हो चुकी है, और टाटा केमिकल लिमिटेड भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने बात की कि एप्रिसिएशन क्यों होगा धोलेरा के अंदर। धोलेरा के अंदर केवल एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी नहीं रहेगी दोस्तों, ये एक इस तरह का शहर बनेगा जो एक आपके लिए न्यू एरा पैदा करेगा। न्यू एरा आपको फील आएगी वहां पर, एक वहां पर रहने के लिए भी। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप केवल एक इन्वेस्टमेंट इसलिए करें कि आपको अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा, फ्यूचर में अगर आप प्लान करते हैं वहाँ रहने के लिए, तो भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। एक एबीसीडी बिल्डिंग करके एक बिल्डिंग तैयार है वहां पर, जिसका पूरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। पूरा धोलेरा में हाईटेक सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं, और किसी भी तरह की आपदा विपदा, घटना दुर्घटना, एक्सीडेंट, आगजनी, किसी भी तरह की कुछ इस तरह की घटना होती है, तो इस बिल्डिंग के अंदर वो जानकारी, वो संकेत पहुंचेंगे, और उससे संबंधित सुविधा यहाँ से वहां पहुंचेगी। और इसका मतलब यह है कि पूरे धोलेरा को कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रहेगा, कि किसी भी व्यक्ति को कोई इंडस्ट्री शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसको परमिशन के लिए अलग अलग दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से यहाँ पर उनको परमिशन अलॉटमेंट होगी। साथ में टूरिज्म, देखिए, यहाँ पर तीन बड़ी इंडस्ट्री जो हर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करती है, वो आपको एक ही शहर में मिलने वाली है। सबसे पहले है औद्योगिक इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने आपसे बात की। दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म में भी आज आप देखिए, जो शहर टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहाँ की इकोनॉमी किस तरह से ग्रोथ करती है। तो वहां पर एक ऐसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है लोथल के अंदर, जिसको बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। बन रहा है, मतलब बनेगा नहीं, बन रहा है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा हूँ जो होगा आगे आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। जो चीजें हो रही है या हो चुकी है, उस पर ही हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर बात कर रहे हैं। और ब्लैक बक सेंचुरी गार्डन नेशनल पार्क बनेगा, वहां पर बन रहा है। और इन सब की खासियत ये है कि यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से कई सारे लोग भी आने वाले हैं। तीसरी इंडस्ट्री होती है एजुकेशन इंडस्ट्री। जिस भी शहर में एजुकेशनल चीजें ज्यादा अच्छी रहती है, तो आप देखिए वहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। तो यहाँ भी धोलेरा को भी एक एजुकेशन हब के बारे का एक पार्ट बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये तीनों इंडस्ट्री का समागम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धोलेरा के अंदर। जीटीसी टावर करके एक बिल्डिंग बन रही है, जिसमें एक आइकॉनिक बिल्डिंग रहेगी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, जिसमें एयर, रोड और रेल कनेक्टिविटी एक ही बिल्डिंग से रहने वाली है। इसको लोग पर्यटन के हिसाब से भी देखने आएंगे, और ये हमारे देश के लिए एक इंजन का काम करेगा, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। ये अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है। अभी हम फ्यूचर में, पिछली जितनी भी हम विजिट पर गए जितनी बार भी, तो हम इस एक्सप्रेस वे से जब गए, तो हमें फील आ रहा था कि क्या हम उस देश में है जहां पर रोड के लिए कहा जाता था पहले कि रोड, कब हमारे यहाँ इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी क्वालिटी जो हम फॉरेन में देख करके आते हैं, वैसी हमको मिलने वाली है। और वास्तव में उसको मैं फील कर रहा था, मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं इंडियन हूँ, और आज दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर जॉब करने वाले, उनको कई सारे रोजगार मिलने वाले हैं। हमारे देश के लोगों को तो फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंने डिसीजन कैसे लिया। मैं आपके साथ मेरी टेस्टिमोनी शेयर करूंगा, क्योंकि अगली आने वाली जो स्लाइड है ना, उसने मुझे डिसीजन लेने में मदद किया। क्योंकि अगर मैं, क्या होता है कई बार कि धोलेरा, तो आप समझ सकते हैं कि अभी आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो धोलेरा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जब सोशल मीडिया में किसी को अपना रिव्यू बढ़ाने होते हैं, है ना, आप देखना, आप किसी भी चैनल पर जाएंगे तो ज्यादातर चैनल कौन से रहते हैं, जो किसी भी ऐसी बात करते हैं जो तथ्यात्मक तरीके से सही नहीं होती, लेकिन उनके रिव्यू बढ़ाने में मदद करती है। लोगों को मजा आता है उन सब चीजों को देखने के लिए। मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर आपका है, पैसा आपका है। आपके जितने भी आप जो गोल को लेकर के धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं ना, उन सबको पूरा करने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन किसको लेना है? आप ही को लेना है। तो इसी तरह मैं भी जब बैठा था पहली बार, तो
मैंने चीजों को समझा, लेकिन मैंने सोचा यार क्यों ना मैं धोलेरा के बारे में किसी और से पूछूं, राय लूं। लेकिन मैं इतना तो समझदार था, इतनी तो समझ थी, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ मार्केट में, कि राय उसी से लेना चाहिए, जानकारी उसी से लेना चाहिए जिसको पूरी जानकारी मालूम हो। और धोलेरा एक्चुअल में मैंने जितना समझा वो उतना मेरे आसपास के लोगों ने नहीं समझा हुआ था ना, इसको देखा हुआ था। तो मुझे डिसीजन लेना था मेरे स्व विवेक से। तो ये आगे की जो स्लाइड है ना, इसने मुझे डिसीजन लेने में मदद किया, इसलिए मैं आपको इस स्लाइड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, धोलेरा जो है, अभी फिलहाल में न्यू बॉर्न बेबी। अगर मैं धोलेरा के बारे में किसी से भी राय लूं तो हो सकता है वो मुझे कंफ्यूज कर दे, हो सकता है वो मुझे डिसीजन लेने में रोक दे, और मैं एक अच्छा डिसीजन जहां मेरा फ्यूचर बन सकता था, मेरी फैमिली का फ्यूचर बन सकता था, वो बनने से रुक जाए। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसने मुझे डिसीजन लेने में मदद किया कि आज धोलेरा जाने के लिए 4 लेन 6 लेन कनेक्टिविटी है स्टेट हाईवे से। और ऑलरेडी वहां से बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसमें हमको 100 किलोमीटर का रन लगता है अहमदाबाद से। अहमदाबाद से धोलेरा जाने में 100 किलोमीटर का रन लगता है और 2.5 घंटे का लगभग समय लगता है। उसके बावजूद डे वन पे गवर्नमेंट ने 10 लेन एक्सप्रेसवे क्यों प्रपोज किया? आप अपने आप से सवाल करिए। क्योंकि जिस शहर में, जैसे मैं रहता हूँ उज्जैन में, तो उज्जैन इंदौर पहले 2 लेन था। जब ट्रैफिक बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तब 4 लेन गवर्नमेंट ने किया। देन अब 6 लेन हो रहा है, क्योंकि अभी सीएस आने वाला उज्जैन के अंदर 2028 में। लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जहाँ सरकार ने डे वन पे 10 लेन एक्सप्रेस वे प्रपोज किया? और मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि उस 10 लेन का लैंड एक्विजिशन करने के साथ 4 लेन का एक्सेस दे दिया गया है। और 71 किलोमीटर का रन हो गया, जो पहले 100 किलोमीटर था। और अब हमको 2.5 घंटे नहीं लगता, हमको 45 मिनट लगता है अहमदाबाद से धुलेरा जाने में, अगर उस एक्सप्रेस वे से जाए तो। ये इस स्लाइड ने मुझे डिसीजन लेने में मदद किया, मुझे फिर किसी से पूछना नहीं पड़ा कि लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने, लोग आने के पहले, कंपनियां आने के पहले, इन्वेस्टमेंट आने के पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या रहेगी, यहाँ की कितना फुटफॉल रहने वाला है, यहाँ कितनी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस स्लाइड को देख करके डिसीजन लिया। देन हम बात करते हैं हाई स्पीड मेट्रो, जो अहमदाबाद से गांधीनगर फर्स्ट फेज का काम हो चुका है। गांधीनगर से गिफ्ट सिटी होते हुए धोलेरा लगभग 2032 से ये काम कंप्लीट होगा। एक एक्टिवेशन एरिया जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी, बनकर के तैयार है, जिसका डे व्यू और नाइट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है, पीसफुल रहता है। जब हम वहां जाते हैं तो इतनी मानसिक शांति मिलती है, लगता ही नहीं कि हम एक इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर है। आपको लगता है स्पिरिचुअल सिटी भी ये बनने वाली है फ्यूचर के अंदर। साथ में यूनिवर्सिटीज, ब्लैक बक सेंचुरी गार्डन, सिग्नेचर गोल्फ कोर्स, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और एंटरटेनमेंट जोन, ये सब वहां पर आ रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी रहेगी, उसका जो बेंचमार्क है वो इंटरनेशनल लेवल का है। सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वाटर, चाहे स्ट्रॉन्ग वाटर, चाहे अर्बन प्लानिंग, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी और रोड डिजाइन, तो इन सब का एक बहुत प्लान वो वे में, ऑर्गेनाइज मोड में इन सब चीज की शुरुआत की गई है धोलेरा के अंदर। लीक फ्री रोड रहेगी, मतलब किसी भी तरह कोई भी, हालांकि सब जितने भी ऑपरेशनल रहेंगे सब नीचे जमीन के अंदर ही रहेंगे। वहां पर आपको कोई भी वायर लटके हुए नहीं दिखेंगे खंभों के ऊपर। पूरे सब वायर हो या जितने भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो पोर्टेबल वाटर की हो, रिसाइकल वाटर की हो, वेस्ट वाटर हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, कि हर तरह की जो पाइपलाइन है वो रोड के अंदर रहेगी। लेकिन इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कभी कुछ खराबी आने पर रोड को वापस खोदना नहीं पड़ेगा। उस टनल टाइप है जिसमें व्यक्ति जाकर के उसको रिपेयर करके आ सकता है। तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी के साथ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी बात की हमने धोलेरा को लेकर, एप्रिसिएशन को लेकर के, डीएमआईसी को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि क्या जो मैंने 10 टाइम आपको बताया, एटलीस्ट 10 10 ईयर के अंदर ये इतना ग्रोथ कभी हो सकता है, कभी हुआ है? तो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। टाटा नैनो का प्लांट जब साणंद में नहीं आया था, तो 100 स्क्वायर यार्ड का ओपन प्लॉट 2010 में 70 से 80 हजार रुपए का था। जैसे हमारे स्क्वायर फीट में माल बिकता है, गुजरात में स्क्वायर यार्ड में बिकता है। तो एक स्क्वायर यार्ड बराबर लगभग 9 स्क्वायर फीट होता है। तो 70 से 80 हजार रुपए का था लगभग 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट। तो जब टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर आया, उसके कुछ सालों के बाद उसकी जो प्राइस हो गई 14 लाख से 16 लाख रुपए, लगभग 20 टाइम ग्रोथ। एक इंडस्ट्री के आने के कारण, और एक इंडस्ट्री के आने के कारण वहां और भी इंडस्ट्री आई, उसके कारण आज ये 20 टाइम ग्रोथ 10 ईयर के अंदर वहां निकल करके आई। तो यहाँ आप धोलेरा में क्या सोच सकते हो सर? मैं तो बोल रहा हूँ ना, 50 टाइम 100 टाइम भी कम पड़ जाएगा सर। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत रहेगी।
क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट आप इस जगह क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा शहर बन रहा है जो ऑर्गेनाइज बन रहा है, प्लानिंग में बन रहा है, प्लान्स के साथ बन रहा है। तो इन सब चीजों में जो जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ना। और बिल्कुल टाइमलाइन के आधार पर सब चीजें हो रही है। तो अभी हमने बात की धोलेरा को लेकर, अब हम अगले 10 मिनट के अंदर बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्योंकि क्या होता है, जब हम धोलेरा देख रहे हैं तो बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत सारे रिलेटर भी हैं, बहुत सारे डेवलपर भी हैं। और कई बार हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यार हमें किनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए धोलेरा तो एक ही है। लेकिन चूंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने में सबसे बड़ा अहम हिस्सा किस चीज का है? आपके फंड का है। और हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, जो कमिटेड हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, और जिसका एक जो ब्रांड हो अपने आप में। क्यों? क्योंकि देखो, आज हम जब कपड़ा खरीदते हैं ना, हम शर्ट खरीदते हैं, हम गॉगल खरीदते हैं, हम यहाँ तक कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी खरीदते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ब्रांड देखते हैं। तो क्यों हम इन्वेस्टमेंट ब्रांड के साथ ना करें? तो एक ऐसी ब्रांड है हमारे साथ जिसका नाम है मेरिक इंफ्राटेक। मेरिक इंफ्राटेक क्यों ब्रांड है, क्यों मैंने मेरिक इंफ्राटेक का चयन किया, मैं अपने कुछ शेयरिंग करूंगा आपके साथ, फिर देन हम मेरिक इंफ्राटेक की प्रोफाइलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज मुझे अच्छी दिखी, एक्सपीरियंस। आज 14 साल का एक्सपीरियंस मेरिक इंफ्राटेक को है धुलेरा के अंदर। दूसरा, स्पेसिफिक फोकस एरिया धुलेरा। तीसरा, जो आज हम 24 प्रोजेक्ट लगभग हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, वो सब प्राइम लोकेशंस के ऊपर है और बढ़िया साइज के साथ है। 50 बीघा से लेके 100 बीघा की हमारी टाउनशिप्स हैं। और चौथी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो जो कमिटमेंट की इन्वेस्टर्स को पिछले 14 सालों के अंदर, वो सब कमिटमेंट टाइमली फुलफिल किए, कभी फॉलो अप नहीं करना पड़ा हमें किसी भी चीज के लिए। और लगभग 1 साल से मैं जब धोलेरा में एज ए चैनल सेल्स पार्टनर भी मेरी के साथ एसोसिएट हूँ, तो मैं वो सब चीजें फील कर पा रहा हूँ, वो सब चीजें महसूस कर पा रहा हूँ, और वही बाय सोल और बाय हार्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं प्रोफाइलिंग के बारे में। श्रीजी डेवलपर के नाम से हमने एक फर्म शुरू की थी 2012 में। देन जब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुए, तो उसका मेरिक इंफ्राटेक हमने 2017 में इसकी एक शुरुआत की। मेरिक इंफ्राटेक के फाउंडर, जिनको मैं जब इनके साथ मिला सर के साथ पहली बार, मैं तो बहुत समय बाद मिला जब मैंने प्लॉट लिया और उसके बाद में, लेकिन जब सर के विजन को, सर के रीजन को, सर के काम करने के तरीके को, सर के मैनेजमेंट को, सर की प्लानिंग को देखा, तो मैं वास्तव में कायल हो गया सर। मिस्टर राजीव जांगीर सर, मैं एक बार चाहूंगा हम डिजिटल क्लिपिंग कर सकते हैं सर के लिए, क्योंकि उनकी विजन और उनकी सोच के कारण आज मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, और फ्यूचर मैंने इतना अच्छा सिक्योर कर दिया है मेरी इंफ्राटेक के साथ में, कि मैं अब मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि फ्यूचर में मुझे कहीं और कहीं इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना पड़े, क्योंकि धोलेरा ही मेरे लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है कि मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करी थी एक प्लॉट से, आज 5 प्लॉट धोलेरा के अंदर मेरे इंफ्राटेक के साथ मेरे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये सब चीज कैसे हो पाया है, उस पर हम बात करते हैं। आज मेरी फैमिली जो है ना, यहाँ फेमिलियर एटमोसफियर सबसे अच्छी बात है। और आज हम 10,000 से ज्यादा मेरी फैमिली के पार्ट हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। 4,300 से ज्यादा चैनल पार्टनर है, 5,200 से ज्यादा प्लॉट होल्डर है, और 1,000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो मेरी तरह रिपीटेड प्लॉट होल्डर है। आप में कौन है रिपीटेड प्लॉट होल्डर? प्लीज आप भी कोई कम इंप्रेशन दे सकते हैं आपके जूम के ऊपर भी। या बाय हार्ट होता है ना, हार्ट, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखो मेरे शर्ट के कलर से मैच भी करेगा वो। तो आप उसको भी कर सकते हैं जो रिपीटेड प्लॉट होल्डर है हमारे बीच में। साथ ही आज हम 10 देशों के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, 28 से ज्यादा राज्यों के, और 500 से ज्यादा सिटीज के आज हमारे इन्वेस्टर्स हैं। प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला है धोलेरा में, लीडिंग लैंड डेवलपर का अवार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। और एक बड़ा प्राउड फील होता है जब हम बात करते हैं ना किसी से भी धोलेरा के बारे में, तो मेरी के अपने आप में एक ब्रांड है। तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब हम जो भी आज सर को अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की ओर से। मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड का अवार्ड मिला है, आप देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से। ये हमारे 25 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं तो अभी 24 ही बोला था, देखो बात करते करते यार 25 हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब मैंने पहली बार सुना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शेयरिंग करने से और भी लोगों को फायदा मिल सकता है, इसलिए मैं शेयरिंग करूंगा। कि जब मैं पहली बार धोलेरा का प्रोजेक्ट मेरिक के द्वारा देख रहा था, तो मैंने सबसे पहले सवाल पूछा, जिनने मुझे बताया था, मानिए रोशन पटेल सर है, मदन सर हैं हमारे साथ में, और
गोपाल सर है, कृष्ण गोपाल सर। तो उन्होंने जब हमको बताया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जो प्रोजेक्ट कितने टाइम में सेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफाइलिंग तो इतनी बढ़िया बताई तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा चेक करने का समय है। तो उन्होंने जो चीज बताई वो मुझे उस समय गले नहीं उतरी। उन्होंने बताया कि 50 से 100 बीघा का हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जिसमें एटलीस्ट मैक्सिमम 1000 प्लॉट होते हैं रेजिडेंशियल, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर हमारा सोल्ड आउट हो जाता है। और आखिरी में उन्होंने एक बात की थी 100% पेमेंट के साथ। तो वो तो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि डेवलप्ड एरिया में पॉसिबल नहीं होता। तो जब हमने इन सब चीजों को देखा समझा, तो आज हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ना। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये 1 से लेकर 3 महीने के अंदर कैसे सोल्ड आउट हो जाता है। अभी तो हमने पहले हम प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं, फिर उसके कारण को भी देखते हैं, क्या पॉलिसी है कंपनी के, क्या ऑफर्स है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके कारण ये सब चीजें पॉसिबल है। तो अभी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है, मयूर एनक्लेव 5। मयूर एनक्लेव 1, 2, 3, 4 ये हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं 100%। अभी मयूर एनक्लेव 5 है, जिसमें 237 प्लॉट्स हैं, और साइज भी काफी अच्छी है। और रोड बिल्कुल कनेक्टेड है, किस तरह से ये मैं आपको बताना चाहूंगा। धोलेरा SIR से लगभग 1 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है धोलेरा एक्सप्रेसवे से, 8 किलोमीटर ABCD भी लिंक से है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 8 किलोमीटर है। और ये गांव करके एक जगह है धोलेरा के अंदर, वहां पर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। इसका जो रेट है वो 8,250 रुपये स्क्वायर यार्ड है। प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट है 500 रुपए का, जिसके कारण आपको, अगर आप 2 जनवरी के पहले डिसीजन लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 7,750 रुपये स्क्वायर यार्ड का ये पड़ने वाला है। साथ में डेवलपमेंट चार्ज 850 रुपये स्क्वायर यार्ड, आपका जो प्लॉट साइज है उसके आधार पे, और 18% GST रहेगा उसके ऊपर। प्राइम लोकेशन में अगर आप कोई लेते हैं, कॉर्नर का है या गार्डन के पास है, तो प्राइम लोकेशन चार्ज जो है 5% है। और रजिस्ट्री चार्जेस है लगभग 6%। और फिक्स चार्जेस है 15,400 रजिस्ट्री के साथ में, जिसमें एडवोकेट फीस, नकल और ये सब चीजें आती है डिटेल में, 7/12 एंट्री वगैरह। अब हम देखते हैं हमारा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, एक और है मयूर कल्प। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर अभी डीमार्केशन का काम भी शुरू हो चुका है। हर प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो गेटेड एंट्री रहेगी, बाउंड्री वॉल रहेगी, रोड बहुत अच्छी, ट्री प्लांटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, और कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे क्लब हाउस भी रहेंगे। लोकेशंस अगर कल्प की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर SIR बाउंड्री से, 7 किलोमीटर अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस में, 11 किलोमीटर ABCD बिल्डिंग से, और 12 किलोमीटर एक्टिवेशन हिल से, 7 किलोमीटर मेट्रो से। ये मयूर कल्प का प्रपोज्ड मैप है, आप देख सकते हैं। रेट है 7,750 रुपये स्क्वायर यार्ड। मयूर ग्रीनेस, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ उस चीज की, कि जहां पर अ, हम यूनिक है, हम अलग है। हम आपको वो फायदा देते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में किसी पार्टनर को मिलता है। यहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टर नहीं होते, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पार्टनर बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं, पहले उस पर बात करूंगा। आप मुझे बताइए, कोई भी प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के सेल हो सकता है क्या? आपका जवाब है नहीं। मार्केटिंग में तगड़ा खर्चा करना पड़ता है कंपनियों को, करोड़ों रुपए का साल का, जिसमें टीवी एड, होर्डिंग्स, रेडियो मिर्ची पे एड देते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटी से विज्ञापन करवाते हैं। और आपने देखे भी होंगे इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस इस तरह से सेल हो रहे हैं। तो शुरुआत में जब 2017 में कंपनी ने भी काम शुरू किया, तो इसी तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, जो मैं तरीका आपको बताया, इसमें 5-6 महीने 7 महीने बहुत तगड़ा खर्चा किया, लेकिन फिर भी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इस तरह के इन्वेस्टर्स नहीं आए जो चाहिए हमें। देन फिर सेल्स टीम बनाई गई, अलग अलग शहरों में भेजा गया, उनको फूडिंग, लॉजिंग, जितना भी भत्ता देना था, ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद भी वो बात नहीं बनी। तो एक बहुत अच्छी डिसीजन कंपनी के मैनेजमेंट ने उस समय लिया, और उस डिसीजन के कारण आज हम लीडिंग लैंड डेवलपर इन धोलेरा धोलेरा स्मार्ट सिटी है। और उस डिसीजन के कारण आज हम 10,000 से ज्यादा रजिस्टर कर पाए हैं। और उस डिसीजन के कारण ये एक फैमिली एटमोसफेयर के साथ हम रह रहे हैं। वो डिसीजन क्या है कि यदि जो मार्केटिंग, या मार्केटिंग तो मैं बात ही नहीं करूंगा, प्रमोशन, क्योंकि मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रमोशन पे ही माल बिक जाता है। तो यदि हम उस प्रमोशन का काम हमारे इन्वेस्टर को दे दिया जाए, तो, और उस प्रमोशन के बदले में उन्हें इतना अच्छा अमाउंट भी दिया जाए, ताकि उनको ये भी लगे कि हाँ हमने कुछ काम कर रहा हूँ, तो किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक डैशबोर्ड बनाएंगे, उस डैशबोर्ड में
जो भी आपके प्लॉट की डिटेल है उस प्लॉट की डिटेल को दिया गया, और नीचे धोलेरा को लेकर के कंटेंट दिए गए पोस्टर फॉर्म में, और मिरिक को लेकर के कंटेंट दिए गए, और वहां पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया गया कि केवल आपको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयरिंग कर सकते हैं। तो काम तो वही हुआ शेयरिंग का जो सेलिब्रिटी कर रहे थे, लेकिन कर कौन रहा था एक्चुअल में? जो एंड यूजर है वो बाय हार्ट और बाय सोल इस बात की बात भी करेगा, क्योंकि अगर वो किसी को शेयर करेगा तो इसमें किस तरीके से आपको एक इनकम दी जाए, तो कोई मैपिंग तो है नहीं कि किसने कितनी शेयरिंग की है, किसको कैसे मापा जाए। तो बहुत अच्छा कंपनी ने फॉर्मेट लगाया जिसमें इन्वेस्टर को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। वो फॉर्मेट क्या है कि यदि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया अपने प्लॉट की बाबत, उदाहरण के लिए आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, और आपने पहले 3 महीने में चाहे 2 लाख दिए, चाहे 5 लाख दिए, चाहे पूरे 10 लाख दे दिए, तो उस पर हम आपको 1% हर महीने बीपीसी इनकम के नाम से, जिसको बिजनेस प्रमोशन कमीशन बोल सकते हो आप, ये आपको अगले 36 महीने तक एक रजिस्टर्ड एफिडेविट के साथ, ऐसा नहीं वर्बली कमिटमेंट है, रजिस्टर्ड एफिडेविट के साथ ये आपको मिलेगा। जब 2019 में इसकी शुरुआत की हमने, तो ये 60 मंथ तक था। क्यों? क्योंकि धोलेरा जब पेपर पे दिख रहा था, ये ऑन रोड इतना नहीं दिख रहा था जो आज दिख रहा है, और उस समय जो प्राइसिंग थी उन कंपनी के लिए उस लैंड की वो बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे 2023 में धोलेरा दिखने लगा, तो उसको 1.5% था पहले, फिर उसको 60 महीने को 36 महीने कर दिया गया, और अभी धोलेरा पूरा दिख रहा है। धोलेरा हमको आप देख सकते हो, फ्यूचर अब जो जमीनें भी आ रही वो भी पहले से कॉस्ट बढ़ चुकी है कंपनी के लिए भी, तो अब वो 1% कर दिया गया। और ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। यदि इस 1% को, मान लो आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, 10,000 रुपये महीना आपको अगले 36 महीने तक आता है। और मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ, तो मैं आपको एक मुफ्त में सलाह देना चाहूंगा, उसका मैं कहीं ना कहीं चार्ज भी करता हूँ, कि 10,000 रुपये महीने को यदि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसको आप 5 साल तक रोके रखते हैं, और आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगा उसके अंदर, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, लगभग 50 to 60% आपकी जो लैंड प्राइस है उसका आपको बेनिफिट ऑलरेडी यहाँ से बीपीसी इनकम से मिल चुके मिलेगा। उसका पूरा कैलकुलेशन चार्ट मैंने बना रखा है। तो इस तरीके से आप आम के आम और गुठलियों के दाम भी यहाँ से ले सकते हैं। आपका जो फ्यूचर में आपकी जो जनरेशन है, वो उस लैंड को किस एप्रिसिएशन के साथ सेल करेगी, या आप किस एप्रिसिएशन के साथ सेल करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं। छोटा सा उदाहरण कि अभी देखिए 2015 में लगभग 2600 रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट थे, दिन धीरे 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 बढ़े, आज लगभग 7,000 से 8,000 के बीच के रेट हैं। अभी आप देखेंगे दो जैसे ऑपरेशनल होगा एयरपोर्ट, तो 2030 के आसपास लगभग 18,000 का हमने कैलकुलेशन लगा रखा है, 24,000 का भी रेट फ्यूचर में होगा 2030 तक। तो इस तरह से एप्रिसिएशन बहुत ही जबरदस्त तगड़ा औसम होने वाला है। फ्यूचर प्लानिंग धोलेरा में मेरिक की रिजॉर्ट्स की भी है, शॉपिंग मॉल की भी, ऑफिस स्पेस की भी है, और भी अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग है। हमारे अलग अलग शहरों में भी रिजॉर्ट्स आएंगे। साथ में हमारा जो हेड ऑफिस है वो सूरत में है, अहमदाबाद में कॉर्पोरेट ऑफिस है, नोएडा, गुरुग्राम, भावनगर और देहरादून में भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो आज आप सबने मेरिक इंफ्राटेक की ओर से मुझे सुना, समझा, देखा, और एक्चुअल में मैं एज ए इन्वेस्टर आपके साथ क्यों मैं बात किया, क्योंकि शुरुआत यहीं से ऐसे हुई, और वो मैंने अपनी पूरी स्टोरी भी अपने पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ शेयर। तो आप सबने सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक